हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी के बारे में, जिसमें हमने जो है कल एक क्लास करवाई है आपकी। इसमें पार्ट 1 हमने कराया है, जिसमें आपको बेसिक बताया। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको चीजें जो है ना एक बार दोबारा से आपकी जो याददाश्त है वो ताजा हो जाए। तो रिकॉल हम करवा रहे हैं। देखो, सबसे पहले हमने इसमें प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, वो स्टडी ऑफ आउटकम्स होती है। आउटकम मतलब किसी भी इवेंट का हो सकता है। इवेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जिसको लिखा जा सकता है, या कोई भी सब सेट, सैंपल स्पेस का कोई भी एक सबसेट अगर मैं बना लूं तो उसको इवेंट बोला जाता है। सैंपल स्पेस क्या होता है कि जितने भी आउटकम्स हो सकते हैं उन सबका जो स्पेस, यानी एक सेट के फॉर्म में एक स्पेस बना दूं मैं, तो उस स्पेस को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करो हमारे पास में एक क्वाइन है, उसको मैंने एक बार टॉस करा तो क्या क्या आ सकता है, तो आप बोलोगे हेड और टेल आ सकता है। ये इसमें टोटल आउटकम्स है कि क्या क्या आ सकता है। अगर ये सारे के सारे आउटकम्स की क्या क्या हो सकता है मैं एक जगह पे उठा के रख दूं, तो उस चीज को हम बोलते हैं, उस स्पेस को हम बोलते हैं क्या, सैंपल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक क्वाइन को, है ना, और एक डाई को जो है वो टॉस करा, एक क्वाइन को और एक डाई को टॉस करा, मतलब पहले क्वाइन को टॉस करा, उसके बाद मैंने डाई को टॉस करा। ठीक है, तो कैसे क्या क्या आ सकता है, तो आप बोल सकते हो क्वाइन पे सर हेड आ सकता है, डाई पे 1 आ सकता है, क्वाइन पे हेड आ सकता है, डाई पे 2 आ सकता है, क्वाइन पे हेड आ सकता है, डाई पे 3 आ सकता है ना, क्वाइन पे हेड आ सकता है, डाई पे 4 आ सकता है, क्वाइन पे हेड आ सकता है, डाई पे 5 आ सकता है, या तो क्वाइन पे हेड और डाई पे 6 आ सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है हमने क्वाइन को फेंका, हेड आ गया, अब डाई को फेंका, तो डाई को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। इसी तरीके से अगर मैं मान लेते हैं और क्या हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है कि क्वाइन पे टेल आ जाए और डाई पे 1 2 3 4 5 6 आ जाए, तो T3 T4 T5 T6 T5 और T6, है ना। अगर एक कॉइन और एक डाई को एक साथ में फेंका जाता है तो सैंपल स्पेस होता क्या है एक्चुअल में। सैंपल स्पेस होता है कि आप सारी की सारी घटनाओं को एक साथ में अगर लिख दें, जितनी भी घटनाएं हैं आपके पास में, या जितने भी पॉसिबल चीजें आउटकम्स आ सकते हैं उसके, वो सबके सबको अगर आप एक साथ में लिख दो तो वो जो स्पेस बनता है, उस स्पेस को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब इसमें से कुछ चीजों का स्पेस तो हमारे को पहले से पता होता है, जैसे क्वाइन को एक बार फेंकेंगे, 2 बार फेंकेंगे, 3 बार फेंकेंगे, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितनी भी बार फेंकेंगे, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला निकाल रखा है 2 raised to power n वाला टोटल आउटकम्स का, और उसको बनाने का तरीका कल की वीडियो में बताया गया। अब डाई को भी इसी तरीके से हमने बनाने का तरीका सीखा। फिर हमने इवेंट्स के बारे में थोड़ा सा और सीखा था कल वाली क्लास में। हमने ये बोला था इवेंट जो होते हैं वो टोटल 3 तरह के, हमने बेसिक इवेंट के ऊपर बात करी थी। सबसे पहला श्योर इवेंट। श्योर इवेंट ऐसा इवेंट होता है जो होगा ही होगा, यानी उसके होने के परसेंट के चांस जो होते हैं वो 100%, यानी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। इम्पॉसिबल इवेंट ऐसा इवेंट होता है जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और नॉर्मल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसके लिए फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, है ना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या, है ना। आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है, टोटल आउटकम्स। ठीक है, अब होता क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये सब हमने कल पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है ना। प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, यानी 0 और 1 के बीच में ही रहेगी, उससे ज्यादा और कम नहीं हो सकती, है ना। यानी मिनिमम जो है वो 0 हो सकती है, नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी होती नहीं है। मैक्सिमम है 1, यानी 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। इसी के साथ में किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को हम पीई बोलते हैं, है ना। ये किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम या तो पीई बार बोल देते हैं, या तो पीई नॉट बोल देते हैं, है ना, पीई नॉट बोल देते हैं, या तो पीई कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं, पीई कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं, जिसको हम कुछ इस तरीके से, यानी 4 तरीके से हम लिख सकते हैं, है ना। लिखने के तो बहुत सारे तरीके हैं, बट ये 4 तरीके सबसे ज्यादा तरीके से यूज करते हैं हम। ठीक है, तो पीई बार, पीई नॉट, पीई कॉम्प्लीमेंट, पीई के ऊपर ऐसा डैश लगा रखा है, तो सबका मीनिंग यही है किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं। तो अगर मान लेते किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो आपको होने की प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। तो टोटल में से अगर मान लेते हैं आपने होने की माइनस कर दी, तो ये जो निकलता है वो निकलता है पीई बार, यानी 1 माइनस पीई, यानी उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हमने कर लिया भैया एकदम एकदम से रिकॉल। और कल हमने जो करा था, कल हमने इसमें करा था प्रोबेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर, यानी जिसको हम बोलते थे ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, और इसके ऊपर हमने कुछ बात करी थी थोड़ी बहुत, याद है ना, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी हमने करी थी। आज जहां पे मैंने खत्म करा है टॉपिक अभी पीई बार पे,
वहीं से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। और कल वाले जो सैंपल स्पेस हैं वो आपको पता होनी चाहिए भैया, यानी ये वाली क्लास करने से पहले आपको कल वाली क्लास पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो जाके देखिएगा। फिर अगर आपको मान लेते हैं अगर आप डायरेक्ट ये क्लास देख रहे हैं, आपको वीडियो समझ में नहीं आती, तो इसमें बस यही मिस्टेक हो सकती है कि आपने पुरानी क्लास नहीं देखी। तो मैं ये बोलूंगा, मेरी मतलब एडवाइस रहेगी, आप डायरेक्ट सेकंड वीडियो पे जंप मत करिएगा, मेरी वाली पे तो मत करिएगा, ठीक है। मेरी क्लास में किसी भी नेक्स्ट क्लास पे डायरेक्ट जंप मत करिएगा जब तक आप पुरानी वाली नहीं देख लेते, ठीक है। चलिए अब जरा इसमें ध्यान से देखिए। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये DSSB TGT 2014 में आया था। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया फॉर एनी इवेंट इफ पीई इज इक्वल टू 0.999, है ना, पीई इज इक्वल टू 0.999 है, तो पीई नॉट बताओ क्या होगा, है ना। पीई बार पूछ लिया आपसे, तो मुझे पता है क्या इसको कैसे निकालते हैं। वन माइनस क्या होता है भाई, ये पीई होता है ना। तो 1 - 0.999, हाँ जी, कितना होता है ये। बहुत ही बढ़िया, मैथ्स तो बढ़िया है। क्लियर हो गया आपका एग्जाम, बस क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है इसका, 0.001। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका आंसर होगा। क्लियर है। अब जब हम करेंगे आज प्रोबेबिलिटी में, देखो मैं कैसे करवा रहा हूँ आज का जो पूरा का पूरा टॉपिक है। पहले हम बेसिक कुछ क्वेश्चन करेंगे, मतलब कुछ हल्के फुल्के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इसके बाद मैं दोबारा से टाइप पे वापस आ जाऊंगा, यानी टाइप वाइज क्वेश्चन दोबारा से कराऊंगा, लेकिन अब जो है कुछ सेट के बेसिस पे हम प्रोबेबिलिटी को भी पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। पहले की जो शुरुआत की जो कुछ क्वेश्चन होंगे बहुत ही हल्के क्वेश्चन होंगे, आसान क्वेश्चन होंगे। कोशिश ये करिएगा कि आपसे ये बने, है ना, मतलब मेरे बनाने से पहले आपसे बने, ठीक है। अगर ये होता है तो इसका मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी में आपका बेसिक तो बढ़िया है ना। तो चलिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 15 इन वन थ्रो विथ 3 डाइस इज। मैं ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, तो मैं बेसिक से बता रहा हूँ। तो जब भी आपको किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो आपको दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मैं बता देता हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। और दूसरी चीज चाहिए होती है आपको टोटल आउटकम्स, ठीक है। क्या चाहिए होता है, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, आउटकम्स, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होते क्या है, जैसे सपोज करो एक बैग है अपने पास में, इसमें दो जो है वो लाल कलर की बॉल है, और तीन जो है वो मान लेते हैं ब्लैक कलर, या मान लेते हैं ग्रीन कलर की बॉल है। एक बॉल को चूज करा गया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लाल होगी, ठीक है, आपसे ये पूछ लिया गया। तो अगर लाल कलर की बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपको फेवरेबल आउटकम पहले ये पता होना चाहिए कितनी बॉल्स लाल हैं, इसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल आउटकम्स का मतलब ये होता है कि कितनी टोटल बॉल्स पता है अपने पास में बैग में है, तो आप बोलेंगे सर 5 हैं, तो ये जो होगी लाल कलर की बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में आप वो काउंट कर रहे हो जिसके बारे में पूछा गया है ना, उसके ऊपर आपको काउंट करना होता है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में जितनी भी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, आप सारी की सारी चीजें लेते हो। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोल रखा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 15 इन वन थ्रो ऑफ थ्री थ्रो विथ 3 डाइस इज। अगर एक डाई को 3 बार टॉस करा जाता है, थ्रो करा जाता है, तो बताओ कि 15 से ज्यादा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 15 से ज्यादा सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपसे पूछ लिया गया। चार ऑप्शन आपको दे दिए, 5/108, 21/216, 1/24 और 1/27। आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा अब तक। मैं सीधा सीधा इसका सोल्यूशन बताता हूँ कि किस तरीके से होगा। देखिए सबसे पहले तो डाई गिवन है आपको, है ना। तो टोटल टॉस कितने भाई, टोटल टॉसेस जो हैं वो अपने पास में वो 3 है, 3 बार टॉस कर रहे हैं। तो टोटल आउटकम्स अगर मैं आपसे पूछता हूँ कितने आएंगे, तो आप बोलेंगे सर 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 आएंगे। यानी फेसेस की पावर टॉस उसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। टोटल आउटकम्स का फॉर्मूला फेसेस की पावर टॉस, ठीक है, फेसेस की पावर टॉस, ठीक है। तो फेसेस की पावर टॉस जो होता है वो इसका टोटल आउटकम्स का फॉर्मूला होता है। तो टोटल आउटकम्स हो गए 216। अब आप बोलोगे सर 216 तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आंसर हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ कट पिट जाए, अभी देखते हैं। तो उसने बोला कि ऐसे कितने नंबर हैं जिसमें 15 या 15 नहीं, 15 से ज्यादा आएगा, 15 या नहीं बोला, 15 से अधिक ही बोला है। चलिए, डाई आपने देखा है, जब भी हम 3 बार टॉस करते हैं तो उसमें कुछ इस तरह से नंबर आते हैं, 1 1 1 1 1 2, ऐसे करते करते 1 1 6 तक जाता है, ठीक है। फिर 1 2 1, ऐसे करते 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 1 2 6 तक जाता है। ऐसे ही 1 6 1 करते करते कहां तक जाता है, 1 6 6 तक जाता है। फिर ऐसे ही 2 1 1 और 2 1 6। और अगर मैं ध्यान से देखूं, ये 216 टोटल बनते हैं, 6 1 1 से लेके 6 1 6 6 6 6 6 1 से लेके 6 6 6 तक, ठीक है। ये टोटल 216 बनते हैं। अब 216 ऑब्वियस सी बात है आप लिखोगे तो नहीं यहाँ पे, है ना।
तो नहीं लिखोगे तो आपको क्या करना होता है, आपको ऐसे नंबर चूज करने होते हैं इसमें कि जिनको ऐड करके ये वाला नंबर या इससे ज्यादा नंबर मिल जाए, 15 या 15 से ज्यादा मिल जाए आपको। तो बड़ा आसान है, देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या करना है आपको, ऐसे नंबर इसमें ढूंढने हैं जिसमें 15 से ज्यादा मिलता हो, आपको 15 या 15 से ज्यादा मिलता हो। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, तो वो 216। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भैया इसमें जो जो इवेंट निकालना है, इवेंट में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो आप बोलोगे एक तो देखो 6 6 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, ये आ सकता है। 6 6 5 आ सकता है, देखो 6 और 6 12, 12 और 5 जो भी मिलेगा, ठीक है 17। 15 से ज्यादा है अभी, 6 6 4 आ सकता है ना। अभी कितना बन रहा है ये, 6 4 10, 6 16 बन रहा है। 6 6 3 आ सकता है, तो नहीं आ सकता क्योंकि उसने बोला है मोर देन 15 बोला है, यानी 15 भी नहीं ले सकते आप, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा और आ जाओ, 6 5 5 आ सकता है क्या, 5 और 5 10 6 16, ठीक है। और क्या आ सकता है इसमें, तो आप बोलोगे सर इतना ही आ सकता है बस। अब इसमें देखो ये एक चीज आपने ये निकाली, ठीक है। क्या ये 4 ही आएंगे, नहीं ये 4 नहीं आएंगे, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। 666 इज अ यूनिक नंबर, ठीक है, दिस इज अ यूनिक नंबर, दिस इज द कॉम्बिनेशन एक्चुअली में। 665 जो है वो कॉम्बिनेशन है, यानी 6 6 और 5 को अगर मैं लिखूंगा तो ये जो है 15 देंगे, 6 6 और 5। तो 6 6 5 तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, 6 6 और 5 तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, 6 6 5 तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एक नंबर है इसको तीन तरीके से लिखा जा सकता है, ये जो दूसरा नंबर होगा इसको भी तीन तरीके से लिखा जा सकता होगा, और ये तीसरा नंबर जो होगा इसको भी तीन तरीके से लिखा जा सकता होगा। यानी सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं अगर मैं आपसे पूछूं, तो देखो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, इसके तीन और आएंगे, देखो दो और आएंगे, देखो 6 4 6 आएगा, है ना। और क्या आएगा सर, 6 मतलब 4 6 6 आ जाएगा, ठीक है। अब जरा इसका देखो, इसके भी दो और आएंगे, है ना, तो 5 5 6 आ जाएगा भाई, है ना। और क्या आ जाएगा, 5 6 5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसको मैं काउंट करूं अगर, तो टोटल कितने हैं ये, तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 और 9, 5 6 7 8 9, 8 9 10, 10 आ रहे हैं मेरे हिसाब से शायद, है एक बार चेक कर लो आप, ठीक है 10 ही है पक्का, काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 है। तो अगर मेरे को ध्यान से देखो ये 10 आए हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, इसको आपने नोट कर लिया, मैं हटा दूं यहाँ से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये वाला फॉर्मुला लगा दीजिए। फेवरेबल आउटकम्स 10 हो गए, टोटल आउटकम्स हो गए 216, डिवाइड करो 5 अपॉन 108, इसका करेक्ट आंसर होगा। है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको कि हम किस तरीके से कर रहे हैं, मतलब चीजें समझ में आ रही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कैसे निकाला, टोटल आउटकम्स कैसे निकाला। एक बार मैं दोबारा से पीछे दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन जो है वो थोड़ी सी दूर हो जाए। देखो हमने करा क्या, आपको ये बोला गया था कि एक डाई को 3 बार फेंका, 3 बार फेंका तो टोटल आउटकम्स हो गए 216। 3 बार फेंका तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें 15 से ज्यादा नंबर आएगा, 15 से बड़ा नंबर आएगा। 15 से बड़ा नंबर का मतलब ये होता है कि डाई के तीनों डिजिट को सॉल्व करके, मतलब सम करके 15 से बड़ा नंबर आना चाहिए। अब 15 से बड़ा कब कब आ सकता है, वो हमने इवेंट निकाल लिए सारे के सारे। इवेंट जो निकाले वो निकले 666 यानी 6 3 18 हो सकता है, 665 हो सकता है, यानी 6 6 और 5 का कॉम्बिनेशन अगर मैं लेता हूं तो 15 से बड़ा आ जाएगा, या 656 लेता हूं तो भी 15 से बड़ा, या तो 566 लेता हूं तो भी 15 से बड़ा, 664 लेता हूं, है ना, मतलब 2 बार 6 और 1 बार 4 लेता हूं तो भी 15 से बड़ा आएगा, यानी 16 आंसर आएगा। तो 664 646 और 466 तीन कॉम्बिनेशन इसके बन सकते हैं। इसी तरीके से वो तीसरा वाला बना दिया हमने 655 का, तो 556 565 और 655 ये बन गए। इन सबको हमने काउंट कर लिया, ये है हमारे प्रोबेबल इवेंट्स। प्रोबेबल इवेंट्स यानी जो जिसके ऊपर पूछा गया आपसे। टोटल इवेंट्स वो होते हैं, वो है 216 यानी टोटल आउटकम्स। तो हमने क्या करा, प्रोबेबल इवेंट जो थे उसको टोटल इवेंट से डिवाइड कर दिया, तो जैसे ही करा तो ये 10 अपॉन 216, 5 अपॉन 108, ये जो है हमारा फाइनल आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए था। क्या बात समझ में आई, सही है ना। अब जरा ध्यान से देखो, इसी क्वेश्चन को अब आगे क्या करवाएंगे हम, पहले एक दो चीजें बताते हैं। आपको पता है ये कौन सा ईयर चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो आपको एक चीज तो पता होगी, कोई ईयर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है लीप ईयर, एक होता है नॉन लीप ईयर। पता है इसके बारे में, नॉन लीप ईयर, ठीक है, नॉन लीप ईयर और लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर दो तरह के ईयर होते हैं भैया, नॉन लीप ईयर और लीप ईयर। जरा इसके बारे में बात करते हैं। नॉन लीप ईयर में टोटल डेज जो हम काउंट करते हैं, वैसे
क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी टोटल डेज जो होते हैं हमारे पास में ये होते हैं भैया 365। इसमें क्या होता है, इसमें 52 वीक्स जो होते हैं ये होते हैं 364 डेज के बराबर। ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछा कि कितने डेज इसमें बच गए तो आप बोलेंगे इसमें रिमेनिंग जो बचता है अपने पास में वो एक दिन बच जाता है, एक दिन बच जाता है। ठीक है, लीप ईयर में टोटल डेज जो हम काउंट करते हैं कैलेंडर के हिसाब से, लीप ईयर में टोटल डेज जो होते हैं भाई ये होते हैं 366 होते हैं। अब इसमें वीक्स तो 52 ही होते हैं भाई, 52 वीक्स होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये 364 डेज के बराबर होते हैं और इसमें रिमेनिंग जो है वो एक दिन बचता है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऊपर देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, रिमेनिंग 2 दिन बचते हैं, सॉरी, है ना। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसके ऊपर ना क्वेश्चन जब मैं दूंगा तो पहले तो एक बेसिक सा क्वेश्चन ये वाला दिया है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से करेंगे, इसके बाद में क्वेश्चन को ना बढ़ाता रहूंगा। तो कभी भी आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि एक लीप ईयर में 53 मंडेज या 53 संडे या 53 कोई सा भी दिन आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, ठीक है, तो आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करा है। क्वेश्चन देखियो अभी आपको स्क्रीन पे अलग लग रहा होगा, क्वेश्चन इसलिए चेंज करा है, वहां पे और वर्ड आ रहा था उसका मीनिंग बताऊंगा अभी मैं, अभी बताया नहीं मैंने क्योंकि ना, ठीक है, बिना बताए करवाऊंगा फिर आप मेरे को बोलेंगे तो इससे बढ़िया मैं क्वेश्चन हटा दिया, उस क्वेश्चन को मतलब इसी वीडियो में करवा रहा हूँ, फिक्र ना करिए आप। ठीक है, तो चलिए अब जरा इसमें ध्यान से देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल हैव 53 संडेज। एक लीप ईयर में 53 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अगर बतानी हो तो देखिए ध्यान से आपको करना कैसे, आपको दो चीजें निकालनी होती है, एक तो टोटल आउटकम्स और दूसरा होता है फेवरेबल आउटकम्स। बस ये दो चीजें पता होनी चाहिए, आपका काम हो जाएगा। अब लीप ईयर में टोटल डेज तो वैसे 366 होते हैं, 366 होते हैं, तो यहाँ पे 366 वाला तो कोई भी आंसर नहीं है, देखो कोई भी नहीं है, सबके अपन में 7 है, तो ये 7 क्यों है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। इसमें होता क्या है कि इसमें कॉन्सेप्ट ये नहीं होता कि आपने टोटल डेज कितने हैं। एक्चुअल में जब हम बात करते हैं लीप ईयर या किसी भी ईयर की, तो उसमें मंडे और संडे या सैटरडे या कुछ भी डे जो होते हैं वो हफ्ते में रिपीट करते हैं, एक हफ्ते में रिपीट करते हैं। तो आपको बस ये देखना होता है टोटल डेज तो वैसे अपने पास में 366 है, टोटल डेज कितने हैं 366 है, लेकिन वो 366 टोटल आउटकम्स नहीं होते उस केस में। क्यों नहीं होते, 52 वीक्स तो पहले से ही मतलब 364 दिन के बराबर है और इसमें तो हर जगह संडे तो आएगा ही आएगा, यानी हर वीक में एक संडे आता है, तो 52 संडे तो है ही अपने पास में। 52 संडे आने की प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछता है तो 100% चांस है, यानी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, याद रखिएगा 52 संडे आने की प्रोबेबिलिटी 100% चांस होते हैं, प्रोबेबिलिटी 1 होती है। वो 53वां जो संडे आएगा वो कब आएगा, जब वीक पूरा होके नया वीक स्टार्ट होगा। अब नया वीक है 53rd वीक, है ना, 53rd वीक, और इसमें जो है वो 2 दिन बचे हैं अपने पास में। इन दोनों दिनों में से कोई भी एक संडे हो सकता है, यस और नो, हो सकता है, हो सकता है, तो इसको हम जो है ये फेवरेबल आउटकम की तरह से काउंट कर लेते हैं कि ये आ सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ टोटल आउटकम्स क्या है, तो वो जो संडे होगा 2 दिन जो बचे हुए हैं, उन दोनों दिनों में से जो एक वो संडे होगा वो हफ्ते के 7 दिनों में से एक होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, वो हफ्ते के 7 दिनों में से एक होगा। यानी अगर मैं आपसे टोटल आउटकम्स पूछता हूँ, टोटल आउटकम्स, तो आप इसको 366 ना बोल के 7 बोलोगे, 7 दिन है, ठीक है, 7 डेज। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अगर मैं ध्यान से देख पाऊं तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है 2 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 7, तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी होगी, 2/7 होगी। मैं दोबारा से ये बात रिपीट करता हूँ, देखो जब भी लीप ईयर या नॉन लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आएगा, आपको करना क्या है, आपको करना यह है टोटल डेज जो होंगे उसके बाद 52 वीक्स तो हटा दो, 52 वीक्स तो पूरे के पूरे आपको संडे दे रहा है, संडे मंडे ट्यूसडे जो भी आ रहे हैं वो दे रहा है। ठीक है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी 100% चांस होते हैं, यानी 1 होती है। 53 वीक के बारे में कभी भी वो इन्फॉर्मेशन पूछता है तो आपको ये देखना है कि टोटल डेज अब बच कितने रहे मेरे पास में एक हफ्ते में से। अगर मान लेते हैं नॉन लीप ईयर है तो एक दिन बच रहा है, लीप ईयर है तो 2 दिन बच रहे हैं, तो जितने भी दिन बच रहे हैं वो टोटल हफ्ते के डेज, मतलब टोटल हफ्ते में जितने भी डेज आते हैं उससे डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यही क्वेश्चन मान लेते हैं, आपको ये बोल देता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर, ना बोल के यहाँ पे नॉन लीप ईयर कर दे, क्या बोल दे, नॉन लीप ईयर, है ना, नॉन लीप ईयर अगर आपका कर दे और आपसे बोले कि इसमें संडेज कितने होंगे ये बताइए,
तो संडे कितने होंगे, 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सॉरी, अगर आपसे ये पूछता है तो 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी आपको ये देखना है नॉन लीप ईयर में 364 दिन तो भैया जो होते हैं वो आपके होते हैं 52 संडे के बराबर, 52 संडेज के तो बराबर होते ही हैं। रिमेनिंग कितना बचा, तो आप बोलोगे रिमेनिंग सर एक बच गया, रिमेनिंग एक बच गया, तो प्रोबेबिलिटी जो होगी, ठीक है, वो 1/7 लिखोगे उस केस में, नॉन लीप ईयर के केस में। बात आ रही है ना मेरी समझ में, है ना, किस तरीके से कर रहा हूँ मैं, बस इस तरीके से ही समझना है आपको कि जो समझाया जा रहा है, मतलब यही तरीके से आपको चलना है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं 52 संडेज पूछ लेता है, 52 संडेज, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है भैया 1, क्योंकि 100% चांस है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 1 हो जाती है। 53 की पूछता है लीप ईयर में, लीप ईयर में, अभी लीप ईयर की बात कर रहा हूं मैं, तो 53 की जो होगी वो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी भैया कितनी, संडे हो मंडे हो कुछ भी हो, ठीक है, ये होती है 2/7। 54 की पूछेगा तो भैया आपके पास में 2 ही दिन है ना, 54 संडेज की पूछता है प्रोबेबिलिटी, अपने पास में तो 2 ही दिन है ना, तो वो 2 दिन दोबारा वीक तो रिपीट हो ही नहीं पाएगा, और दोबारा वीक रिपीट ही नहीं पाएगा, क्योंकि 366 और 365 दो ही तरह से ईयर में दिन होते हैं, लीप ईयर है तो 366, नॉन लीप ईयर है तो 365 होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकल सकती है। तो आप बोलेंगे सर जो 54वां संडे है वो एक साल में आ ही नहीं सकता, 53 संडे तो आ सकते हैं, 54 नहीं आ सकते, क्योंकि एक साल में 54 वीक्स नहीं हो सकते, है ना, वो तो 53 भी नहीं सकते, पूरे नहीं हो सकते, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ दिन तो बच ही रहे हैं ना अपने पास में, तो वो दिन के हिसाब से हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। लेकिन 54 में हमारे पास में एक भी दिन नहीं है डालने के लिए, है ना, नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 हो जाती है। यानी ऐसा चीज, ठीक है, जो चीज नहीं हो सकती उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो 54 संडे नहीं हो सकते, क्योंकि 54 वीक्स की कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हो सकती, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है। देखो, a card is selected from a pack of 52 cards, then probability of being an ace card will be, ठीक है, 2/13, 4/13, 6/13, 1/13, कौन सी होगी बच्चे, आपको ये बतानी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए। यूके ट्रिपल एस सी LT 2020 में आया था, बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन आया था ये, अगर आपसे बन जाता है तो 2020 का तो LT आपका, मतलब वो वाला क्वेश्चन तो आप कर ही पाओगे, ठीक है। वैसे 2020 के हमने सॉल्यूशन अपलोड कर दिए, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, सारे सॉल्यूशन लगभग कर दिए हमने, ठीक है। चलिए, क्या बोल रखा है, एक कार्ड है, 52 कार्ड्स में से सेलेक्ट करा गया, तो टोटल कार्ड्स कितने, टोटल कार्ड्स हैं भाई 52। आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा अब तक, मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एन एस कार्ड, तो एस कितने होते हैं भैया इसमें, एस होते हैं 4। चलो, आपको क्या पता लग गया, फेवरेबल आउटकम्स क्या है, टोटल आउटकम्स क्या है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी पीई बराबर कितना हो जाएगा, 4/52, कितना हो गया। चलो, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो, मैं यूं ही नहीं कहता कि जो 2020-21 का जो एग्जाम आया था वो कंपैरेटिवली बाकी एग्जाम से हल्का था, हल्का था, और उसमें जिसने जॉब ले ली वो बहुत ही मजे में है। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। आपको बोल रखा है ए एंड बी थ्रो अ डाइस, द प्रोबेबिलिटी दैट ए's थ्रो इज ग्रेटर देन बी's थ्रो इज इन नंबर इज, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 1/2, 5/6, 5/12, 7/12, ठीक है। इन चारों में से एक इसका करेक्ट आंसर है, जल्दी से बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यूपी पीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर दीजिए, वीडियो पॉज करिए, सीधा सीधा आंसर बताइए, मैं आपका टाइम वेस्ट ना करके सीधा सीधा यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है। आपको बोल रखा है ए और बी जो है वो 2 डाइज हैं, है ना, फेंकते हैं वो, अच्छा, ए और बी थ्रोज अ डाई, ठीक है, 2 डाइस को फेंका जाता है, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट, 36 एलिमेंट, है ना, 1 1 1 2 ऐसे कर करके, ठीक है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे कर करके, है ना, पूरे के पूरे 36 एलिमेंट बनेंगे। तो बना लेते हैं, जरा बना क्या लेते हैं, मैं दिखा देता हूँ, ऐसे ना बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको। ये आ गए 36 एलिमेंट, है ना, तो 1 1 से लेके कितना 6 6 तक पूरे के पूरे 36 एलिमेंट इस तरीके से आ जाएंगे इसमें। अब आपको ये बोल रखा है ए और बी जो है वो डाई को थ्रो करते हैं, थ्रो करने के बाद में होता क्या है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए पे जो थ्रो आया वो बी से बड़ा आया है, ए पे जो नंबर आपको दिख रहा है वो बी से बड़ा है। तो सबसे पहले तो आपका काम क्या रहेगा, आपको ना सॉल्यूशन में टोटल आउटकम्स लिख लेने हैं। टोटल कितने भैया, हाँ जी, टोटल आउटकम्स है 36, है ना। अब इवेंट निकालने हैं कि जहां पे पहला वाला नंबर दूसरे वाले से बड़ा है। ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हैं जहां पे पहला वाला नंबर दूसरे वाले से बड़ा है, यानी ए बी से बड़ा है, जरा यहाँ पे देखते हैं। जैसे 1 की बात करें तो 1 किसी से भी बड़ा नहीं है, 1 ए वाला पार्ट है, और
ये वाला वन जो दिख रहा है या ये जो दिख रहा है, ये वाला जो है ये ए है, ये वाला बी है। तो अब आपको ये बोल रखा है कि जो ये पहला पार्ट है वो दूसरे वाले से बड़ा है, तो ये कहाँ कहाँ पे आ रहा है? एक तो देखो 2 1 आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी स्लाइड ना चेंज करता हूँ, ठीक है ना। 2 1 आ रहा है, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी कर देता हूँ उसको। 3 1 आ रहा है, देखो 3 1 आ रहा है, फिर 3 2 आ रहा है, देखो 3 2 से बड़ा होता है, ठीक है। 4 1 4 2 4 3 आ रहा है, ठीक है। 4 1 4 2, ठीक है, 4 3 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद और कहाँ पे आ रहा है? 5 1 से लेके 5 4 तक आ रहा है, 5 1 से लेके 5 2 5 3, है ना, 5 4, और 6 1 से लेके कहाँ तक आ रहा है? 6 5 तक आ रहा है। तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 ये आ रहा है, ठीक है। ये आ गया भाई। अब ये आ गया तो बस आ गया हमारा आंसर। देखो जरा इसको, हमारे को जो है फेवरेबल आउटकम्स काउंट करने में, यहाँ से ऊपर का ये हटाता हूँ, ठीक है, वो दूसरी स्लाइड पे हमने बनाया था। तो फेवरेबल आउटकम्स अगर मेरे को काउंट करें तो प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है भाई। अपॉन में कितने? 36। किसी से कटेगा? 3 से कट जाएगा। 12 5 है क्या कहीं? है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने सी निकाला बहुत ही बढ़िया, नहीं निकाला तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, जब नहीं निकला तो नहीं निकला, ठीक है। नहीं निकला तो देखो क्यों नहीं निकला आपका, है ना। तो ये इस तरीके से बनना चाहिए आपका आंसर। अगर बना है तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि चलिए हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत सीख लिया। फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं, टोटल आउटकम्स क्या होते हैं, टोटल आउटकम्स किस तरीके से निकालने हैं, फेवरेबल किस तरीके से निकालना है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया हमारा लगभग। अब बात ये आती है प्रोबेबिलिटी में इतना ही है क्या सर, ये तो बहुत ही ईजी है। नहीं भैया, इतना कैसे हो सकता है ठीक है। जब आपको ऐसा लगे कि मैथमेटिक्स इजी लग रही है, आप सोच लीजिए आप गलत पढ़ रहे हो उसको, या कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। मैथमेटिक्स इजी तो कभी हो ही नहीं सकती, है ना। तो याद रखिएगा, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में कॉमन सेंस बहुत लगेगा आपका, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जब आप करते हो तो एक्चुअल में सेट थ्योरी की तरह से ही कुछ फॉर्मूले को फॉलो करती है, यानी हर तरह के लॉ को, डी मॉर्गन लॉ भी इसमें आता है, सब सारी की सारी चीजें आती हैं लगभग। तो याद रखिएगा, अगर मान लेते हैं आपके पास में कुछ वर्ड आते हैं जैसे एटलीस्ट या और, ऐसे वर्ड आपको दिखते हैं, एटलीस्ट और, ठीक है, इस तरह के वर्ड होते हैं, तो इसका मतलब होता है यूनियन। इसका मतलब क्या होता है? यूनियन, ठीक है। अगर आपके पास में एंड लिखा हुआ कभी आ जाए तो इसका मतलब होता है भैया इंटरसेक्शन। क्या होता है? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। तो अगर आपको जैसे प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूं, मान लेते हैं आपको ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। दो इवेंट दे रखे हैं ए और बी, उन दोनों की यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी में एक रिलेशन होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होता है वो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। इसी को उल्टा करके ऐसे भी लिख दिया जाता है, इसको इधर शिफ्ट करो, इधर शिफ्ट करो इसको, तो इसको पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ऐसे भी लिखा जा सकता है, पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी के बराबर लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं, याद रखिएगा, ये दोनों में से हम किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। अगर मान लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी की पूछ लिया आपसे, तो ये होती है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर होता है। अब कभी आपके पास में अगर ऐसा आ जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, नॉट, नोटा नहीं लिखा है मैंने, ये नॉट ए लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा, नॉट ए बट बी, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ ले, यानी ए के ना होने की और बी के होने की प्रोबेबिलिटी पूछ ले, तो इसका मतलब आपसे पूछ रहा है पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे भी लिखा जाता है कभी कभार इसको ना। तो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बी इवेंट तो हो रहा है लेकिन ए नहीं हो रहा। अगर ए इवेंट नहीं हो रहा, जैसे मान लेते हैं आपको बोल दिया कि भाई दो चीजें फेंकी हमने, पहली वाली गई उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, दूसरे वाले की ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो इसका फॉर्मूला होता है पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी लिख ली, माइनस कर दी इसमें से दोनों की यानी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों की माइनस कर दी मैंने। अब अगर मान लेते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, तो इसको बोलते हैं पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इसको बोला जाता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसको बोला जाता है। अब इसमें कुछ केसेस हो सकते हैं, सपोज करो मैंने अगर आपको ये ना बोल के मैंने बोल दिया पी
ना तो ए आने की ना तो बी आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। मैं अभी एक एक करके सारा पढ़ा रहा हूँ। कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हैं, कुछ चीजें नहीं लिखी हैं, तो हम सारी की सारी चीजें बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर मान लेते पी नाइदर ए आपसे पूछ लिया, ना तो ए होने की ना बी होने की, नाइदर ए नॉर बी आपसे पूछ लिया जाता है, ना तो ए होने की इवेंट और ना ही बी होने की इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ ली गई, तो इसको कुछ इस तरीके से पढ़ा जाता है। पी नाइदर ए का मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट पढ़ा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी के बराबर। यानी मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, पी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। होल कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं इसको। तो पी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी, यानी 1 माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0, जब हम इसमें 1 में से माइनस करेंगे तो 0 आ सकती है। मिनिमम वैल्यू जो है वो तो मतलब बहुत कम भी आ सकती है, ठीक है। तो मतलब मिनिमम वैल्यू 0 आ सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 आ सकती है, कहने का मतलब ये होता है, ठीक है। अब जरा इसमें ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। नाइदर ए नॉर बी समझ में आ गया आपको, है ना? तो अब इसमें और क्या केसेस होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, अभी मैंने संडे मंडे का एक क्वेश्चन छुड़वाया है आपका, अभी करवा रहे हैं, उसको बताते हैं। पहले इतना समझ में आ गया, पी ए नाइदर ए नॉर बी का मतलब पी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस पी ए यूनियन बी हमने बता दिया। अब दो चीजें यहाँ पे लिखी हुई और दिख रही हैं आपको, एक तो ये वाली, एक ये वाली। क्या मतलब है इनका, क्यों लिख रखी है ये? देखो कभी क्या होता है, अगर बी जो है वो ए का सबसेट है, तो सपोज करिए हमारे पास में दो स्पेस है, ये बी है, ये ए है ना। बी जो है वो ए का सबसेट है, तो मैंने बोला अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालू मैं, बी इंटरसेक्शन ए, कितना आएगा? इंटरसेक्शन का मतलब किसी को नहीं पता, सेट थ्योरी वैसे अभी करवाई नहीं मैंने, तो करवा देंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब नहीं पता, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है भाई कॉमन, अभी के लिए ये जान लो, इसका मतलब होता है कॉमन, ठीक है। यानी अगर मान लेते हैं दो सेट दे रखे हैं आपको, ए दे रखा है आपको 1 2 3 4, है ना, बी आपको दे रखा है 1 5 4 9। तो अगर मैंने आपसे पूछा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो जो कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है कॉमन? हाँ जी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर मैंने आपको बोला दो सेट है अपने पास में, ए और बी, है ना, ए और बी दो सेट है। वैसे ए इंटरसेक्शन बी को कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, अगर ये ए है ये बी है, तो ये जो पार्ट दिख रहा है इन दोनों में जो कॉमन दिख रहा है, इसको ए इंटरसेक्शन बी बोल दिया जाता है। तो अगर आपके पास में दो सेट है, बी जो है वो ए का सबसेट है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या यही हो जाएगा? मतलब ए का तो मतलब ये पूरा का पूरा, बी का मतलब इतना सा, इन दोनों में कॉमन कितना दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर इसमें ना ये बीच वाला पोर्शन कॉमन है दोनों में। तो होता क्या है, अगर मान लेते हैं बी ए का सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाता है वो बी के बराबर हो जाता है। तो अब इससे होता क्या है, अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालनी पड़े, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होती है। और अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई इन दोनों में से, जैसे ए बी का सबसेट है, ठीक है, ओ सॉरी बी ए का सबसेट है, तो इन दोनों में से प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? तो याद रखिएगा ए की ज्यादा होगी और बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो कम होगी। तो ए की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, बी की प्रोबेबिलिटी कम होगी। अगर बी जो है वो ए का सबसेट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेस देन इक्वल टू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो होगी वो होगी पी ए माइनस पी बी के बराबर उस केस में। इसका उल्टा कर लें, अगर ए जो है मान लेते हैं वो बी का सबसेट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी पी बी माइनस पी ए हो जाती है, और इसी का उल्टा पी ए लेस देन इक्वल टू हो जाता है पी बी के। अभी इतनी से चीजें करते हैं हम, थोड़े से और अभी इसमें फॉर्मूले बताऊंगा मैं, पहले इतना आपको ग्रैप करवाता हूं मैं, है ना। अब इसका यूज कैसे करना है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज करो आपके पास में ये क्वेश्चन आ गया, आपके पास में क्वेश्चन ये आ गया, जैसे पीई इज इक्वल टू आपको दे रखा है 1/4, पी एफ दे रखा है 1/2, ई एंड एफ निकालो, ई और एफ निकालो, और ई एंड एफ दे रखा है, सॉरी पीई और एफ निकालो। तो आपको जो पूछा है पहले तो ये बताओ, और का मतलब क्या होता है? हाँ, अच्छा, यूनियन होता है ना। तो पीई यूनियन एफ का फॉर्मूला पता है क्या आपको? आप बोलेंगे हाँ सर पता तो है, अभी तो बताया आपने। क्या होता है? पी ए प्लस पी बी, है ना, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, यही होता है। अब इसमें ध्यान से सुनिए, एंड का मतलब क्या होता है भाई? पी ई एंड एफ का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है भैया इंटरसेक्शन, यानी पी ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, मैं इस तरीके से ये इस तरीके से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपने सेट थ्योरी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। तो अगर आपको बेसिक चीजें नहीं पता तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, एंड कभी दिखे तो क्या करना है और कभी दिखे तो क्या करना है।
अगर आपको ये पता रहेगा तो आप चीजें आराम से कर पाओगे, है ना। चलिए अब जरा इसको ध्यान से देखिए, पीई और एफ तो आपको निकालना है ना, यानी पीई यूनियन एफ तो आपको निकालना है। पी ए गिवन है क्या? हाँ जी सर गिवन है 1/4। पी एफ गिवन है क्या? 1/2। पी ए एंड एफ गिवन है क्या? ई एंड एफ, सॉरी ये ए यूनियन बी कहां से निकाल दिया मैंने, एक मिनट जरा रुको, अरे वो एक मिनट जरा, एक मिनट, ई था ना ये एफ था, ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। वो भावनाओं में बह गए थे हम, ए और बी वाला फॉर्मूला पुराना वाला ऊपर वाला छाप दिया होगा, है ना। पीई यूनियन एफ इज इक्वल टू हो जाएगा पीई प्लस पी एफ माइनस पीई इंटरसेक्शन एफ, तो 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8 हम कर देंगे। चलिए भाई ओके, इसको 8 एलसीएम आ गया, 4 दूनी 8, 2 चौक 8 माइनस 8 एकम 8। चलिए 4 2 6 में से गया 5/8, इसका जो हो जाएगा वो आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कैसे करा? पूरा पक्का? चलो बहुत अच्छी बात है, इसको जरा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मान लेते हैं आपको ये समझ में आ गया, और हमने आपको ना एक और क्वेश्चन दे दिया। हमने बोला अगर ई और एफ जो है वो दो इवेंट है, सच दैट पीई इज इक्वल टू 1/4 है, पी एफ इज इक्वल टू 1/2 है, ई एंड एफ जो है 1/f के 8 के बराबर, तो नॉट ई नाइदर ई नॉर एफ होना चाहिए था वैसे, चलो कोई बात नहीं। नाइदर ई नॉर एफ जो है उसका फॉर्मूला बताओ, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि क्या होगी, नाइदर ई नॉर एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, आपसे ये पूछा गया। तो करना क्या है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। आपको जो दे रखा है सबसे पहले तो वो लिखो, पी ई एंड एफ गिवन है भाई, कितना गिवन है, सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखता हूं मैं, है ना, कितना गिवन है भाई, तो ये आपका 1/8 गिवन है। इसका मतलब किसकी वैल्यू गिवन है, ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पीई, पीई है 1/4, ठीक है, पी एफ, पी एफ कितना है भाई, पी एफ है 1/2, ठीक है, इसको ले लो। अब निकालना क्या है, आपको निकालना है पी नॉट ई नॉट एफ का मीनिंग ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, जिसका याद करो इसका फॉर्मूला होता था 1 माइनस पी ई यूनियन एफ, याद है ना, अभी करवाया थोड़ी देर पहले। नहीं याद है तो एक बार थोड़ा सा पीछे करिएगा वीडियो को, आपको दिखेगा 1 माइनस पी ई यूनियन एफ। 1 माइनस पी ई यूनियन एफ का फॉर्मूला पीई, हाँ जी, प्लस पी एफ, बहुत बढ़िया, है ना, पीई प्लस पी एफ माइनस क्या होता है, पीई इंटरसेक्शन एफ, है ना, लगाइए। चलिए बताइए, तो 1 माइनस पीई, पीई इज 1/4, 1/2, पी एफ माइनस 1/8, इसको अभी सॉल्व करा था थोड़ी देर पहले, 5/8 आया था, तो 1 माइनस 5/8, तो आंसर कितना हो गया, 8 माइनस 5/8। पूरा एलसीएम ले लो इसकी इधर मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया भाई 8 में से 5 गया 3/8। चलो ऑप्शन नंबर कौन सा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सही है ना, ठीक है ना, क्लियर है, ये सब बातें क्लियर हो। चलिए ये क्वेश्चन और कर लेते हैं एक और, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले फिर हम आएंगे संडे मंडे जो भी था उसके ऊपर, ठीक है। आपको बोला था द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी अकर्स इज 0.6, इफ ए एंड बी अकर्स साइमल्टेनियसली विद द प्रोबेबिलिटी 0.2, देन पी ए बार प्लस पी बी बार की वैल्यू क्या होगी, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, ये चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं। आपसे पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखिएगा अगर आपको मतलब इस तरह के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं तो सबसे पहले लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। लैंग्वेज में बोल रखा है द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी अकर्स इज 0.2, 0.6, तो एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन, तो ए यूनियन बी इज गिवन दैट इज 0.6। इफ ए एंड बी एंड गिवन है तो ए एंड बी यानी ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो गिवन, इट इज 0.2, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए बार प्लस पी बी बार, यानी पी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस पी बी कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू आपको पता करनी है कितनी होगी, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। तो पी ए बार का मतलब होता है 1 माइनस पी ए, पी बी बार का मतलब होता है 1 माइनस पी बी, है ना। इसकी वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करनी है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट अभी करते हैं। पहले तो भाई इनका ना फॉर्मूले का यूज करता हूँ, जैसे पी ए यूनियन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, क्या इसमें कोई रिलेशन होता है, तो आप बोलेंगे हाँ सर अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, एक कुछ तो होता है, पी ए यूनियन बी करके कुछ होता है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, हाँ क्या होता है, बिल्कुल सही, पी ए प्लस पी बी, है ना, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इतने सारे फॉर्मूले क्यों करवा रहे हैं एक ही फॉर्मूले पे, है ना, इतने सारे क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको ना चीजें याद हो जाए बढ़िया से। तो पी ए प्लस पी बी, है ना, इसकी तो वैल्यू गिवन नहीं है, पी ए यूनियन बी की वैल्यू डाल दी मैंने और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू डाल दी, उसको उठा के इधर लेके जाओ, तो 0.6 में 0.2 प्लस करोगे तो 0.8 हो जाएगा, ये हो गया पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। अच्छा नाउ हमारे को वैल्यू निकालनी है, हमारे को पी ए बार, है ना, प्लस पी बी बार की,
इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे को 1 माइनस पी ए निकालना है ना, प्लस 1 माइनस पी बी निकालना है। सही है। तो 1 माइनस पी ए 1 माइनस पी बी यानी 2 माइनस पी ए प्लस पी बी। सही है। तो पी ए प्लस पी बी जो होता है वो कितना होता है भैया, वो है 0.8। तो 2 माइनस 0.8 इज 1.2 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब मैंने बोला कि भाई संडे मंडे से पहले इसको करवा लेते हैं, यानी आपको फॉर्मूला बताना सिखा रहे थे कि फॉर्मूले में कभी भी एटलीस्ट वर्ड यूज हो या और वर्ड यूज हो तो आपको मतलब यूनियन निकालना है, एंड वर्ड यूज होता है तो आपको इंटरसेक्शन निकालना है या गिवन है। ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा। अब जरा एक क्वेश्चन जो है वो आपको दे रहे हैं, ये रहा मंडे वाला। ठीक है, जरा इसमें ध्यान दीजिएगा। आपको बोल रखा है इन अ लीप ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज और 53 मंडेज इज। एक लीप ईयर में 53 संडे और 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। ठीक है, 2/7 होगी, 4/7 होगी, 3/7 होगी, 5/7 होगी। ठीक है, इसको आप कर सकते हो अपने दिमाग लगा के। ठीक है, एक आंसर अपने दिमाग में रख लेना। ठीक है, रख लिया, कर ली वीडियो पॉज है, चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले टोटल डेज काउंट करने हैं। टोटल डेज लीप ईयर में कितने होते हैं भाई, लीप ईयर में जो टोटल डेज होते हैं वो होते हैं 366। इसमें 52 वीक्स तो हो जाते हैं भैया कंप्लीट, है ना, 52 वीक्स यानी 364 डेज तो कंप्लीट होते हैं। अब बचे कितने, बचे हैं इसमें रिमेनिंग 2 दिन, है ना, रिमेनिंग कितने, 2 दिन बचे हैं, रिमेनिंग है इसमें 2 दिन। क्या आपने आंसर बताया, क्या बताया, 4/7। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, लेकिन अभी मेरे को आंसर निकालने दो, उसके बाद बताऊंगा मैं। ठीक है, कि आप सही हो या गलत हो। चलो, नहीं ये नहीं है आपका आंसर, अच्छा चलो ठीक है, जो कुछ और है आंसर वो भी बता देंगे हम। ठीक है, अभी जरा ये देखो, अगर इसमें इतना तरीके से दे रखा है, अगर मैंने आपसे नॉर्मल सा पूछा प्रोबेबिलिटी संडे आने की कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर संडे आने की 2 दिन बच रहे हैं, टोटल 7 दिन होते हैं हफ्ते में, तो 2/7 इसका आंसर होगा। यस और नो, है ना, हफ्ते के 7 दिन के हिसाब से निकालते हैं, नीचे 366 मत कर देना आप। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मंडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सर आप बोलेंगे सर 2/7। आपसे क्या पूछिए पहले ये बताओ, संडे आने की, मंडे आने की, या संडे और मंडे आने की। तो आप बोलेंगे सर संडे और मंडे आने की प्रोबेबिलिटी पूछिए हमारे से सर। तो इसका मतलब तो पी एस यूनियन एम पूछ लिया हमारे से। ओ नो, ये क्या हो गया, हे प्रभु। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपसे पूछ रहा है पी ए मतलब पी एस। ठीक है, पी एस प्लस पी एम माइनस पी एस इंटरसेक्शन एम पूछ लिया भैया उसने। अब ये कैसे निकाले, ये बहुत ही आसान है। इसके लिए मेरे को पी एस चाहिए, पी एम चाहिए, ये देखो ये निकाल दिया। इंटरसेक्शन एम चाहिए, इंटरसेक्शन एम का मतलब ये होता है एस और एम एक साथ में कब आते हैं, कितनी बार आते हैं हफ्ते में। तो संडे और मंडे एक साथ एक ही बार आ सकते हैं, है ना, संडे मंडे एक साथ में एक ही बार आ सकते हैं। जैसे सैटरडे के बाद सैटरडे संडे आता है, फिर संडे मंडे आता है, उसके बाद कभी भी संडे मंडे रिपीट नहीं होता एक हफ्ते में। तो संडे मंडे एक बार आ सकते हैं, तो इसका मतलब ये है पी एस इंटरसेक्शन एम जो होगा वो 1/7 होगा। हफ्ते में सिर्फ एक बार आते हैं, तो फेवरेबल आउटकम 1 है, टोटल आउटकम्स कितने हैं 7। तो इसमें रखूंगा तो पी एस 2/7, पी एम 2/7 माइनस 1/7, तो 2 + 2 - 1/7 दैट इज इक्वल टू 3/7। अगर आपका 3/7 आंसर आया तो बहुत ही बढ़िया, जैकपॉट 7 करोड़। ठीक है, जीत लिए हैं आपने, है ना। तो हो गया भाई काम आपका, सही निकाला है आपने आंसर, है ना। तो इतने आपको ना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा थोड़ा बहुत ना प्रोबेबिलिटी में, तो थोड़ा बहुत क्या बहुत सारा लगाना पड़ेगा। अगर आपको इतना चीजें समझ में आ गई ना, तो अब मैं थोड़ा सा और इसको मतलब लेवल बढ़ा देते हैं, है ना, थोड़ा सा कर दें, बढ़ा दें, है ना। चलो ठीक है, लिखो जरा। अब जैसे यहाँ पे ना थोड़ा बहुत कुछ और रूल्स लिखते हैं हम। अगर मान लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट है ए का, तो याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होती है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से कम होती है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, सबसेट है ना, तो सबसेट की प्रोबेबिलिटी सुपरसेट से कम ही होती है, याद रखिएगा। ये अगर इसका सबसेट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी इससे कम होगी। जैसे मान लेते हैं बी ए का सबसेट है, तो बी की प्रोबेबिलिटी ए से कम होगी भाई, है ना, ए से कम होगी, बस सीधी सी बात है ना। प्रॉपर सबसेट है तो और भी कम हो जाएगी। ठीक है, अब जरा इधर ध्यान से देखो, अगर ए जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का, ए जो होता है वो किसका सबसेट होता है, ए यूनियन बी का, तो याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी ए की ए यूनियन बी से कम ही होती है। अब बात ये आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में, है ना, कौन कम होता है। तो याद रखिएगा ए यूनियन बी छोटा होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होता है वो छोटा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। नेक्स्ट देखो जरा,
अगर मैं इसको कंबाइन करूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई कौन सबसे छोटा कौन सबसे बड़ा, तो आप बोलोगे ए इंटरसेक्शन बी सबसे छोटा होता है। देखो, उससे बड़ा होता है पी ए, ये देखो, उससे बड़ा होता है पी ए यूनियन बी, देखो, उससे बड़ा होता है पी ए प्लस पी बी। तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर कुछ इस तरीके से कि पी ए इंटरसेक्शन बी सबसे छोटा होता है ना, उससे बड़ा, फिर सेट की प्रोबेबिलिटी, चाहे वहां पे पी बी लिखा हो या पी ए लिखा हो, तो सेट की प्रोबेबिलिटी या स्पेस की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है उससे, ठीक है। फिर उससे बड़ा होता है ए यूनियन, यानी यूनियन की प्रोबेबिलिटी इन सबसे ज्यादा होती है तीनों दोनों से, और सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी होती है पी ए प्लस पीबी की, पी ए प्लस पीबी की, ठीक है। अब याद रखिएगा जो यूनियन होता है या कोई भी चीज होती है पी ए यूनियन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो याद रखिएगा पी ए यूनियन बी जिसकी वैल्यू होती है पी ए प्लस पीबी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये 1 से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो यानी इसका मतलब यह है कि पी ए प्लस पीबी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 या 1 से छोटा होगा ये। तो इससे मैं एक चीज और भी समझा सकता हूं आपको कि इसको अगर मैं इधर लेके चले जाऊं, तो पी ए प्लस पीबी, पी ए प्लस पीबी, है ना, कभी ये पूछ लिया जाए तो ये होता है 1 प्लस लेस देन इक्वल टू होता है 1 प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी से छोटा होता है, मतलब इसी से बना लिया मैंने इसको, है ना। तो पी ए प्लस पी बी लेस देन इक्वल टू होता है 1 प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी से। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका ना, ठीक है, पीछे करके ले लो या ये लो, अब ले लो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट लेकर ना, अब देखो मैं आपको ना, अगर आपको ये सब चीजें समझ में आई हैं, नहीं समझ में आई तो जरा एक बार और देखो इसको, ठीक है, बढ़िया से देखो। अगर आपको ये चीजें समझ में आई हैं तो मैं आपके पास में ना एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ बढ़िया सा बेहतरीन सा, देख के ना आपके बिल्कुल मजा आ जाएगा, ये लो, ठीक है। अब जरा इसमें देखो, फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब कौन सा होल्ड करेगा, आपसे ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया ना, छोड़ दोगे आप, मेरे को पक्का पता है ना ना, कुछ कुछ लोग होंगे जो इस पर ट्राई मारेंगे भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग जो है ना वो इसको बाद के लिए रखेंगे, इसमें दिमाग लगाने के लिए, है ना। अब अगर आप जो है सारे रूल्स पढ़ चुके हो तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है पी ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू पी ए लेस देन इक्वल टू पी ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू पी ए लेस देन इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तीसरा ऑप्शन ये दे रखा है, चौथा ऑप्शन ये दे रखा है। कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से करेक्ट होना चाहिए? बहुत ही बढ़िया, आपका दिमाग बहुत तेज है भैया, कहाँ से, बहुत अच्छा चल रहा है आपका दिमाग, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? अभी पढ़ाया, ये देखो ये रहा, पी ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू पी ए होता है, लेस देन इक्वल टू पी ए यूनियन बी होता है, लेस देन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होता है, यही तो लिखा है यहाँ पे, है ना। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए आपको पुरानी कंडीशन सारी पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो बढ़िया, मजा आ गया फिर तो आपका। जैसे एक और क्वेश्चन आपको दे देते हैं, फॉलोइंग रिलेशंस फॉर टू इवेंट्स ई एंड एफ, ठीक है, 2 इवेंट ई और एफ के लिए ये रिलेशन बताओ कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। अब याद रखिएगा मैं ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ भैया, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो सब करवा देंगे, वो मैं भी करवा रहा हूँ, थ्योरी प्रैक्टिस कौन कराएगा? थ्योरी तो चाहिए ना, थ्योरी ही तो सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर वो आती होगी तो कुछ तो हो जाएगा। क्वेश्चन लगाने से काम नहीं चलेगा, थ्योरी आने से भी काम चलेगा, दोनों चीजें चाहिए साथ में, यानी खाली क्वेश्चन नहीं चाहिए, खाली थ्योरी नहीं चाहिए, ठीक है, तो दोनों चीजें चाहिए अपने को। अब जरा इधर देखो, पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट गिवन है, आपको 4 ऑप्शन गिवन है। आपसे पूछा गया है कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है, दिमाग लगा लो, आंसर एक बता दो अपने दिमाग में, ठीक है। आपका आंसर ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है या डी आ रहा है, ठीक है। मैं इसके बारे में बात अभी करता हूं एकदम से। पहला देखो, पहली स्टेटमेंट है पीई यूनियन एफ वो बड़ा होता है, ई इंटरसेक्शन एफ बड़ा होता है पीई प्लस बी एफ -1 से। शायद मैंने आपको बताया था पीई यूनियन एफ की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो लेस देन इक्वल टू 1 होती है, बताया। इसका फॉर्मूला होता है पीई, मतलब यूनियन की प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1 होती है, पीई प्लस पी एफ, है ना, माइनस पीई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ। तो क्या ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा, एफ लिख रखा है, ये समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। तो अगर मैं चाहूं इस 1 को इधर शिफ्ट कर सकता हूं और इसको इधर शिफ्ट कर सकता हूं क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर कर दीजिए, ठीक है। तो मैं कर देता हूं, फिर मैंने करा क्या, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, पी ई प्लस पी एफ -1 लेस देन इक्वल टू होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ से, है ना, पी ई इंटरसेक्शन एफ से। तो बस यही काम करना है आपको, ये रिलेशन यहाँ पे होल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है ये चेक करना है, बिल्कुल हो रहा है ना। देखो पहला वाला रिलेशन होल्ड हो रहा है तो ये तो करेक्ट है, यानी या तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, या तो ये वाला करेक्ट, या तो ये वाला करेक्ट, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 3 ओनली लिखा हुआ है, ठीक है। अब 2 पे आ जाओ, पीई यूनियन एफ का फॉर्मूला क्या होता है? अभी ये देखो ये लिखा हुआ
ये होता है पीई प्लस पी एफ माइनस पी इंटरसेक्शन एफ, यहाँ पे प्लस लग रखा है, तो ये तो गलत लिखा हुआ है ना, ये तो गलत लिखा हुआ है। अगर ये गलत लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो हो गया गलत, यानी सेकंड वाला गलत, तो ये वाला भी गया। ठीक है, फर्स्ट अकेला करेक्ट नहीं है ना, फर्स्ट अकेला करेक्ट नहीं है, तो मतलब इसका मतलब ये होता है फर्स्ट तो करेक्ट है ना, सेकंड इनकरेक्ट है, थर्ड वाले को हम चेक कर लेते हैं, है ना, थर्ड वाला है या नहीं है। थर्ड वाले को देखो मैं कैसे चेक करूंगा अब। ठीक है, तो अपने दो ऑप्शन हट चुके हैं, दो ऑप्शन कौन से, ये वाला ऑप्शन हट चुका है, ये वाला ऑप्शन हट चुका है। ठीक है, दो ऑप्शन हट चुके हैं, तीसरा वाला मैंने हटाया, मैं बताता हूँ कैसे हटाया मैंने। तीसरा ऑप्शन देखो जरा, तीसरा ऑप्शन में बोल रखा है आपको पीई यूनियन एफ लेस देन इक्वल टू होता है पीई प्लस पी एफ से, होता है भाई, उसका एक रीजन बताओ। ये बराबर होता है पीई यूनियन एफ जो होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है ना, ये होता है पीई प्लस वी एफ माइनस पीई इंटरसेक्शन एफ, है ना, ये होता है फॉर्मूला। यानी कहने का मतलब ये एक्सप्रेशन इसके बराबर तब आता है जब इसमें से हम ये माइनस कर देते हैं, यानी इसमें से ये माइनस करके इसके बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, ये पूरी की पूरी टर्म ये इससे बड़ी है, तभी तो माइनस करके वो बराबर बन रही है ना। बराबर करने के लिए आपको कुछ घटाना पड़ रहा है उसमें से, तो इसका मतलब ये होता है पीई यूनियन एफ जो होता है वो ऑलवेज कम होता है पीई प्लस पी एफ से। और ये मैंने यहाँ पे भी बता रखा है, आपने ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ पे बताया था इसको, पी ए यूनियन बी जो होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी से। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा ये करेक्ट आंसर है। क्लियर, चलिए ये वाला देख लीजिए जरा। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको बोला गया है कि ए एंड बी आर टू इवेंट्स एंड ए कॉम्प्लीमेंट डिनोट्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बार, मतलब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली दूसरी दोनों या दोनों में से कोई नहीं। चलो भाई बनाओ। ठीक है, मैं इसको सीधा सीधा डिस्कस कर लेता हूँ। देखो इसमें क्या है, पहली स्टेटमेंट देखो, ये तो नॉर्मल है जो अभी बताई थी, ये पुरानी वाली स्टेटमेंट है, ये वाली, तो यही तो लिखी हुई है ये, है ना। अब यही लिखी हुई है तो ये तो यहाँ पे सामने सामने लिखा हुआ है, तो ये वाला तो करेक्ट है, यानी पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, तो ये वाला तो गया ऑप्शन, ये वाला गया, नाइदर बोल रहा है इसमें, टू ओनली बोल रहा है, ये दोनों गए, तो या तो ये करेक्ट या तो ये करेक्ट, यानी आपके पास में 50% चांस है आप जीत सकते हो, है ना। अब देखो जरा दूसरी स्टेटमेंट हमको चेक करनी पड़ेगी, तो ये दूसरी दे रखी है पी ए प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी लेस देन इक्वल टू होता है 1 प्लस पी बी से। ये चेक करना है कि ये गलत लिखा हुआ है या सही लिखा हुआ है। देखो जरा पी ए प्लस, इसमें ना हम ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे वो होता था पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ना, तो पी ए प्लस पी बी माइनस माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बनेगा ये। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 प्लस पी बी, ये आपको बताना है कि ये ट्रू लिखा है या फॉल्स लिखा है, बस आपको ये बताना है। तो पी ए और पी ए कॉम्प्लीमेंट, इसका सम कितना होता है 1 प्लस पी बी माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू होगा 1 प्लस पी बी से। देखो जरा ध्यान से, क्या ये 1 प्लस पी बी लिखा हुआ है, क्या ये 1 प्लस पी बी लिखा हुआ है। सपोज करो ये 1 प्लस पी बी एक्स से, या 4 है 5 है, कुछ एक नंबर है, सपोज करो ये 4, मतलब आप ये मत बोलना सर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू तो 1 से ज्यादा होती नहीं, आप कैसे बोल रहे हो ऐसे, 4 है 5 है, अरे कंसीडर कर लो भाई, कोई बात नहीं, इतना इतना मतलब दिल पे मत लो इस बात को। मान लेते, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मान लेते 4 कोई नंबर है, ठीक है, 4 कोई नंबर है, ये भी 4 है, 4 में से कुछ नंबर मैंने माइनस कर दिया, ये नंबर मैंने माइनस करा, कुछ भी नंबर है, सपोज करो ये 3 है 2 है, कुछ भी माइनस कर दिया मैंने, ठीक है, सपोज करो मैं माइनस करा, तो आंसर क्या 4 से छोटा आएगा, तो बोलोगे हाँ सर छोटा आएगा, छोटा आएगा ना। तो अगर ये छोटा आएगा तो बस आपको करना यही है, आपको ये कुछ नंबर है यानी ये कुछ वैल्यू है, इस वैल्यू में से मैंने क्या करा, कुछ वैल्यूज माइनस कर दी, है ना। अगर माइनस करी तो क्या ये सही लिखा है कि ये जो पूरा आंसर बनेगा इतना, ये इससे छोटा होगा, होगा ना, होगा, तो ये सही लिखा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, पक्का ना, सही है ना। चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम आज की क्लास यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, जो भी समझ में आया जो भी समझ में नहीं आया